कहानी की शुरुआत एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो बेहद घबराई हुई हालत में दिखाया जाता है और फड़ी हाउस की वेंटिलेशन डक्ट के जरिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। असल में उसने किसी ऐसी चीज को देख लिया था जिससे वह बुरी तरह डर चुका था। वेंटिलेशन के रास्ते से बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि बाहर का दरवाजा पहले से ही बाहर से लॉक किया हुआ है। तभी अचानक एक अजीब सी गुर्राहट के साथ कोई चीज उसे पकड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन जैसा रोबोट था जो देखने में एक रैबिट जैसा लग रहा था। वह रोबोट गार्ड को एक चेयर पर बांध देता है और अपने मुंह में लगे ब्लेड्स को एक्टिवेट कर देता है। गार्ड खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है और चेयर के नट खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं और आखिर में वही रैबिट जैसा रोबोट उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइक पर, जो इस कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाला है। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी रहती है। माइक अपनी बहन को बाहर घुमाने लेकर जाता है, तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक शख्स एक बच्चे को किडनैप करके ले जाता हुआ दिखाई देता है। यह देखते ही माइक उस अनजान आदमी पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। वह उसे इतना मार देता है कि उसकी हालत लगभग मौत जैसी हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसे माइक ने पीटा था वह उस बच्चे का पिता था। इससे साफ होता है कि माइक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगले दिन माइक की मुलाकात स्टीव रैगलन नाम के शख्स से होती है, जहां वह जॉब के लिए आया होता है। स्टीव उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देता है और वही जगह होती है जहां शुरुआत में वह अनजान गार्ड मारा गया था। माइक को बताया जाता है कि उसे रात की ड्यूटी करनी होगी। यह सुनकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन स्टीव उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर मन बदल जाए तो वह कभी भी गार्ड की नौकरी के लिए वापस आ सकता है। दूसरी तरफ माइक की छोटी बहन अभी हमेशा शांत रहती है और बस ड्राइंग बनाती रहती है। यहाँ यह भी पता चलता है कि माइक के मम्मी पापा किसी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन माइक की आंट जेन को दिखाया जाता है जो अभी की कस्टडी लेने के लिए आती है। इतने सब के बीच माइक अपनी बहन से थोड़ा बोर भी होने लगा है, क्योंकि वह हमेशा सिर्फ ड्राइंग ही बनाती रहती है। रात के समय माइक सो रहा होता है और उसके सपने में उसके छोटे भाई को किसी ने किडनैप करके ले जाने लगा। माइक अपने भाई के पीछे भागा, लेकिन उसी वक्त उसकी नींद टूट गई और वह अचानक जाग गया। इस पूरे तनाव के बीच माइक फौरन से स्टीव को जॉब के लिए कॉल करता है और सारी जानकारी लेने के बाद आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है। स्टीव रैगलन ने उसे बताया था कि फड़ी नाम का यह हाउस 80 के दशक में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अपने मालिक की वजह से इसे वैसे ही अबैंडन्ड छोड़ दिया गया। अंदर पहुंचने पर माइक को सिक्योरिटी गार्ड की एक यूनिफॉर्म मिलती है, जिसे पहनकर वह वहां अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। जगह को एक्सप्लोर करते हुए जब वह आगे बढ़ता है तो उसे एक कमरे में कई सारे रैबिट जैसे डरावने डॉल्स दिखाई देते हैं, जो माहौल को और भी खौफनाक बना देते हैं। रात के करीब 3 बजे माइक को नींद आ जाती है और उसके सपने में फिर वही पुराने सीन आने लगते हैं, जहां वह अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर होता है। पहले की तरह ही इस बार भी उसका छोटा भाई उसके सामने ही किडनैप होकर ले जाया जाने लगता है, लेकिन इस बार 5 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। माइक सिर्फ इतना पूछता है कि उसके भाई को किसने किडनैप किया। इतने में ही पांचों बच्चे अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। माइक उनमें से एक का पीछा करता है, लेकिन तभी अचानक एक पत्थर से टकराने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। अगले दिन जब माइक घर लौटता है तो वहां उसे मैक्स नाम की एक लड़की मिलती है, जो बेबी सिटर होती है और एबी की देखभाल कर रही होती है। अगली रात माइक फिर से उसी फड़ी हाउस में ड्यूटी पर जाता है। इस बार भी उसकी आंख लग जाती है और फिर वही सपना शुरू हो जाता है। उसका भाई फिर से किडनैप हो जाता है। वही पांचों बच्चे दोबारा उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार जब माइक गुस्से में पूछता है कि उसके भाई को कौन ले गया, तो बच्चे अचानक भागने लगते हैं। माइक उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन वह बच्चा उसके हाथ पर लोहे से वार करके उसे घायल कर देता है और उसकी आंखों से काले रंग के खून जैसे आंसू निकलने लगते हैं। अचानक शोर की वजह से माइक की नींद टूट जाती है, क्योंकि फड़ी हाउस में बिजली की कोई गड़बड़ी हो जाती है। जैसे ही वह बिजली ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि एक रैबिट जैसा रोबोट उसे घूर रहा है। उसी दिन सुबह कुछ लोग हथियारों के साथ फड़ी हाउस के अंदर घुसते हुए दिखाए जाते हैं। असल में यह फड़ी हाउस कोई आम घर नहीं बल्कि एक पिज्जा रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी के लिए इसे फड़ी हाउस ही कहा जा रहा है। आकर सभी लोग वहां मौजूद चीजों को तोड़-फोड़ करने और कीमती सामान लूट कर ले जाने के इरादे से अंदर घुस चुके थे। इसी बीच एक फ्लैशबैक सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि असल में एबी और माइक की आंटी जेन चाहती थी कि माइक का करियर पूरी तरह खत्म हो जाए। उसका प्लान था कि माइक कोर्ट के सामने इतना कमजोर और लाचार दिखे कि उसे न काम करने के लायक माना जाए, न ही अपने हालात संभालने के। ऐसे में वह ठीक से कमाई भी नहीं कर पाएगा और न ही एबी की देखभाल कर सकेगा। फिर कोर्ट खुद ही एबी की कस्टडी जेन को दे देगा। इसी साजिश के तहत उसने कुछ लोगों को भेजकर फड़ी हाउस में तोड़फोड़ करवाने का प्लान बनाया था। अंदर घुसे सभी बदमाश अलग अलग होकर चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक को फ्रिज के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, उसके सामने 2 आंखों वाला एक रोबोट अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गायब हो जाता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो वही 2 आंखों वाला डॉल दूसरे डॉल के हाथ से कूदकर उस पर झपट पड़ता है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है कि माइक की आंटी जेन के साथ मैक्स नाम की लड़की भी मिली हुई है, जो
एबी की देखभाल कर रही थी। इधर एक आदमी अपने साथी को सीसीटीवी में भागते हुए देखता है क्योंकि उसने अपने साथी को उस डॉल के हाथों मारा जाते हुए देख लिया था। लेकिन तभी अचानक एक रैबिट रोबोट उसके सामने आ जाता है। जिंदा रोबोट को देखकर वह डर के मारे घबरा जाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह एक कंट्रोल रूम में छुप जाता है। तभी उसे कैमरे में दिखता है कि पीला रोबोट ब्लू रोबोट के सामने झुककर सलाम कर रहा है, जैसे वह उसकी सरदार हो। दोनों रोबोट्स उसे कैमरे के जरिए देख भी रहे होते हैं। इसी बीच वह एक छोटे डॉल को वेंटिलेशन में डालकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह योजना काम नहीं आती और वह छोटा रोबोट वेंटिलेशन के जरिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि वह किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, अचानक एक और अलग रोबोट उस पर हमला कर देता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। उधर मैक्स भी सभी को ढूंढते ढूंढते अंदर तक आ चुकी होती है। तलाश करते हुए वह और गहराई में चली जाती है। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे बुला रहा होता है। मैक्स बिना सोचे उसके पीछे पीछे और अंदर चली जाती है। कमरे में जैसे ही मैक्स दाखिल हुई, उसने देखा कि एक रैबिट जैसा डॉल जमीन पर पड़ा हुआ था। वह कुर्सी लगाकर उसे ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक उस डॉल के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और पल भर में मैक्स का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसी दिन वेनेसा नाम की एक पुलिस ऑफिसर माइक के घर आती है। पता चलता है कि माइक और वेनेसा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। माइक उसे अपने बार बार आने वाले सपने के बारे में बताता है जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। वेनेसा को लगता है कि शायद माइक अपनी ड्यूटी के दौरान नींद की गोलियां ले रहा है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। वह उसे सलाह देती है कि अगर वह फड़ी हाउस में काम कर रहा है तो उसे हर समय अलर्ट रहना चाहिए। रात को जब मैक्स घर वापस नहीं आती तो माइक अपनी बहन एबी को लेकर फिर से फड़ी हाउस पहुंच जाता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मैक्स पहले ही मारी जा चुकी है। अंदर पहुंचकर माइक को खून के निशान दिखाई देते हैं। तभी उसे एक छोटा सा डॉल दिखता है जिसे देखकर वह घबरा जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए टूटे फूटे सामान को साफ करता है और अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही रात के 4 बजे करीब होते हैं, उसकी आंख फिर से लग जाती है। तभी किसी बच्चे की आवाज में कोई एबी को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाता है। एबी भी उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है। वह आवाज का पीछा करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम यहीं हो, अब बाहर आ जाओ। उसी रात अचानक एक रैबिट डॉल की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देखकर एबी डर जाती है। इसी दौरान सीन फिर माइक के सपने में शिफ्ट हो जाता है। इस बार वह उसी बच्चे को भागते हुए नहीं बल्कि जमीन पर बैठे हुए देखता है। माइक धीमी आवाज में उससे पूछता है, तुम वही बच्चे हो ना जिन्हें किडनैप किया गया था? वह आगे कहता है कि अगर वह उसे किडनैपर के बारे में बता दे तो वह उसे कुछ भी दे सकता है। लेकिन तभी सपने के अंदर एबी की चीख सुनाई देती है। माइक पीछे मुड़ता है तो वह बच्चा गायब हो चुका होता है। उसके जाने के बाद जमीन पर एक निशान मिलता है, एक अजीब सा रैबिट जो ठीक उन्हीं फड़ी हाउस वाले डॉल्स जैसा दिखता है। अगले ही पल उसकी नींद टूट जाती है और उसे सच में एबी की चीख सुनाई देती है। वह तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि एबी उन रैबिट रोबोट्स के साथ खेल रही है। माइक बाहर से भले ही शांत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह डरा हुआ और अलर्ट हो चुका होता है। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ देर पहले यही रैबिट रोबोट्स उन बदमाशों को बेहद दर्दनाक तरीके से मार रहे थे, लेकिन जब माइक और एबी सामने आए तो वे ऐसे शांत खड़े थे जैसे उनके साथ उनका कोई पुराना और गहरा रिश्ता हो। उधर वेनेसा उन्हीं 5 बच्चों के केस पर काम कर रही थी जो कभी किडनैप हुए थे। धीरे धीरे खुलासा होता है कि वही 5 बच्चे असल में उन रैबिट रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सभी रोबोट उनके साथ ऐसे जुड़कर काम कर रहे थे जैसे कोई परिवार लंबे समय बाद फिर से एक साथ आ गया हो। इसी तरह घटनाएं आगे बढ़ती रहती हैं। एक दिन ड्यूटी के दौरान माइक फिर से सो जाता है और उसके सपने में वही 5 बच्चे नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ उसके माता पिता और छोटा भाई गैरेट भी मौजूद होता है। असल में उन 5 बच्चों में से एक लीडर था जिसने रैबिट बनाकर यह पूरा सिस्टम कंट्रोल किया हुआ था। उनका मकसद एबी को अपने साथ जोड़ना था क्योंकि उनकी मॉम भी यही चाहती थी, लेकिन इसका तरीका खतरनाक था। वे एबी को मारकर उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। जैसे ही माइक इसका विरोध करता है, सपना अचानक टूट जाता है और सभी लोग गायब हो जाते हैं। वहीं असल दुनिया में एक अजीब सा रोबोट उसके करीब आने लगता है। उसी वक्त सपने में वही बच्चे एक एक करके उस पर हमला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि माइक जो कुछ सपने में महसूस कर रहा था वही सब उसे असल दुनिया में भी हो रहा था, क्योंकि वही रोबोट उसे वास्तविक रूप से चोट पहुंचा रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने वही ब्लेड वाला रैबिट रोबोट खड़ा होता है। वह एक बार फिर उसी तरह चेयर के नट खोलकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है जैसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने किया था, लेकिन इस बार रोबोट ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया होता है। काफी मुश्किल से वह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। उसके जाने के बाद वहां कई लाशें पड़ी दिखाई देती हैं। ये वही लोग थे जो पहले फड़ी हाउस में तोड़फोड़ करने आए थे और रोबोट्स के हाथों मारे गए थे। माइक गंभीर रूप से घायल होता है और ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। तभी एक रैबिट रोबोट उसे पकड़ लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह रोबोट उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इधर एबी के साथ उसकी आंटी जेन दिखाई जाती है जो उसे अपने साथ ले जाने आई होती है, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे काले टोपी वाला रैबिट रोबोट आता है जिसके अंदर
वही लीडर बच्चा मौजूद होता है। वह अचानक जेन को मार देता है और एबी को अपने साथ ले जाता है और एबी को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अजनबी के साथ जा रही हो। उधर वेनेसा माइक को बताती है कि 80 के दशक में जब ये बच्चे गायब हुए थे तब पुलिस ने पूरे फड़ी हाउस की तलाशी ली थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह आदमी जिसने उन्हें किडनैप किया था बेहद खतरनाक था। वेनेसा उसे इंसान नहीं बल्कि एक हैवान बताती है। उसके मुताबिक उसे पता था कि बच्चों के माता पिता उन्हें बचाने जरूर आएंगे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। अब सच यह था कि उन मशीनों के अंदर सिर्फ बच्चों की आत्माएं ही नहीं बल्कि उनके शरीर भी मौजूद थे। यही वजह थी कि वह लीडर बच्चा एबी को अपने पास लाने पर इतना जोर दे रहा था। पहुंचकर उसे एबी को अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ वेनेसा के जरिए एक बड़ा सच सामने आता है कि वे पांचों बच्चे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। असल में उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किसी को चोट पहुंचा रहे हैं या मार रहे हैं। सब कुछ उस एक आदमी के कंट्रोल में है जिसने उन्हें अपने इशारों पर चलाया हुआ है। जब माइक उस आदमी का नाम पूछता है तो वेनेसा उसे एक रैबिट वाली तस्वीर दिखाकर बताती है कि उसका नाम विलियम एफ्टन है। लेकिन असली ट्विस्ट यह होता है कि जिस तस्वीर में लड़की दिखाई दे रही होती है वह कोई और नहीं बल्कि वेनेसा ही होती है, उसकी बचपन की फोटो। और जो पूरा खेल अब तक चलता आया है उसे रचने वाला कोई और नहीं बल्कि वेनेसा का पिता था, जो उसी तस्वीर में रैबिट के रूप में मौजूद था। वेनेसा के हाथ में जो जहाज वाला टॉय होता है वही चीज है जो माइक के सपनों में बार बार दिखाई देती रही थी। और माइक के छोटे भाई का किडनैप भी किसी और ने नहीं बल्कि वेनेसा के पिता ने ही किया था। अब क्योंकि वेनेसा माइक को फड़ी हाउस से दूर ले जा चुकी होती है इसलिए माइक उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वेनेसा मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि वह अपने पिता के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए माइक खुद वेनेसा की कार लेकर वापस फड़ी हाउस की ओर निकल पड़ता है। उधर एबी उन सभी बच्चों के साथ खेल रही होती है। माइक बिल्डिंग के पीछे से वेंट के रास्ते अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि रैबिट रोबोट्स एबी को अपने साथ ले जा रहे हैं। माइक तेजी से वेंट का दरवाजा तोड़कर उन रोबोट्स के बीच पहुंच जाता है और चालाकी से उनके नीचे पानी फैला देता है, फिर उसमें बिजली दौड़ा देता है। इससे सभी रोबोट्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वे बंद पड़ जाते हैं। इसी बीच एक रोबोट एबी को लेकर एक दूसरी जगह पहुंच जाता है जहां और भी डॉल जैसी मशीनें मौजूद होती हैं। वह उसे पकड़कर एक मशीन पर बैठाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मकसद एबी को मारकर उसकी आत्मा को उस रोबोट में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन तभी माइक वहां पहुंचकर उस रोबोट में भी शॉर्ट सर्किट कर देता है और उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त आइसक्रीम जैसा छोटा रोबोट माइक के पैर को पकड़कर जोर से खींचने लगता है। माइक चिल्लाकर एबी को भागने के लिए कहता है। भागते हुए एबी उन अजीब बॉल्स के बीच छुप जाती है, लेकिन इस बार वह रोबोट उसे देख लेता है। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है वेनेसा वहां पहुंच जाती है और उस रोबोट को मारकर एबी की जान बचा लेती है। इधर माइक भी संघर्ष करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक उस रोबोट के मुंह में डाल देता है जिससे वह भी शॉर्ट सर्किट होकर खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह एबी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है उसके सामने एक और अलग रैबिट रोबोट आ जाता है जिसकी हरकतें पहले से भी ज्यादा खतरनाक और अलग होती हैं। बिल्कुल बड़े इंसानों जैसी शक्ल में खड़ा वह रैबिट रोबोट देखकर माइक तुरंत अपने टीजर गन से उस पर फायर करता है, लेकिन इस बार उस पर कोई असर नहीं होता और वह रैबिट तेजी से आगे बढ़कर माइक पर हमला कर देता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि उस रैबिट ने उन सभी बच्चों वाले रोबोट्स को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है और उन्हें फिर से कंट्रोल में ले लिया है। हालात बिगड़ने से पहले ही वह चाकू निकालकर माइक को मारने ही वाला होता है कि तभी वेनेसा गन लेकर वहां पहुंच जाती है। इसी बीच वेनेसा के पिता अपने रैबिट मास्क को हटाते हैं और चौंकाने वाला सच सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि स्टीव रैगलन ही है, वही जिसने माइक को नौकरी दी थी। असल में वह शुरू से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। वह जानता था कि माइक की एक छोटी बहन है और उसका इरादा उसे भी उन बच्चों के साथ जोड़ने का था। साथ ही माइक को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। इसी वजह से उसने झूठी पहचान स्टीव रैगलन बनाकर पूरा जाल बिछाया था, जबकि उसका असली नाम विलियम एफ्टन था। वेनेसा के पिता को लगता है कि उसकी बेटी उस पर गोली नहीं चलाएगी, लेकिन वेनेसा बिना हिचकिचाए फायर कर देती है। इधर वेनेसा पहले ही माइक को बता चुकी होती है कि एलो रैबिट वही है जो उन पांचों बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वह बाहर से एक अच्छे पिता जैसा दिखावा करता है। उसी बीच एबी उस ड्राइंग को बदलने लगती है, लेकिन इससे पहले ही विलियम अचानक उस पर हमला करता है और अपनी ही बेटी वेनेसा के पेट में चाकू घोंप देता है। इधर एबी तेजी से ड्राइंग बदलकर उसे ऐसे सेट कर देती है कि उसमें विलियम एक कातिल के रूप में दिखे जिसने उन सभी बच्चों को मारा था। जैसे ही बच्चे वाले रैबिट रोबोट्स उस तस्वीर को देखते हैं उन्हें अपने पुराने दर्दनाक दिन याद आने लगते हैं, कैसे विलियम ने उन्हें किडनैप करके इन मशीनों में कैद किया था। उनके अंदर गुस्सा और बदले की भावना भर जाती है और सभी रोबोट्स विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वे दर्द से भर चुके थे और पूरी तरह से उसे खत्म करना चाहते थे। तभी आइसक्रीम वाला रोबोट उस पर कूदकर सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और सभी बच्चे मिलकर उसे बेरहमी से दबोच लेते हैं। विलियम दर्द में तड़पते हुए अपना रैबिट मास्क पहन लेता है और पूरे रेस्टोरेंट की लाइट्स को अपने अंदर खींचने लगता है। मरते हुए वह कहता है कि मैं वापस आऊंगा और धीरे धीरे उसी मशीन में घुट घुट कर मरने लगता है। माइक जल्दी से वेनेसा को उठाता है और दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, जबकि बाकी बच्चे वाले रोबोट्स विलियम को अपने साथ
ले जाते हैं। अगले दिन माइक को हॉस्पिटल में वेनेसा के साथ दिखाया जाता है, जहां वह उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ घर पर एबी अपने उन्हीं 5 दोस्तों से मिलने की जिद करती है, जो असल में वही 5 बच्चे हैं, लेकिन अब रोबोट्स के अंदर मौजूद हैं। इधर रेस्टोरेंट में विलियम अपने रैबिट सूट के अंदर फंसा हुआ तड़पता रहता है, क्योंकि उसकी मौत आसानी से नहीं हो रही होती। बच्चे उसे उसी हालत में लॉक कर देते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक बड़ा सवाल छोड़ते हुए कि क्या विलियम सच में मर जाएगा या फिर वापस लौटेगा, और क्या उन बच्चों की आत्माओं को कभी शांति मिलेगी या वे हमेशा इन रैबिट रोबोट्स में ही कैद रहेंगे। इसी रहस्य को जानने के लिए इसका अगला पार्ट बहुत जल्द सामने आएगा।